अच्छा, अब यहाँ पे हमने वेक्टर एडिशन अच्छा, यहाँ पे हमने वेक्टर एडिशन अब देख ली है। जो दो हमें वेक्टर्स दिए गए हमने उनको क्या करना है, हमने उनके जो मैग्नीट्यूड्स है कंबाइन करना है और उनकी लेंथ को हमने इंक्रीज़ कर देना अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये हमारे पास 5 का था, ये 2 का था, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो जाहिर सी बात है एक बड़ा वेक्टर बन जाएगा। अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हमने क्या करना है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हमने क्या करना है, बिगर वेक्टर को हमने पकड़ना है, 5 न्यूटन है, उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना 2 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3 न्यूटन्स का वेक्टर आ जाएगा। अब 3 न्यूटन का मैग्नीट्यूड तो हमें पता लग गया कि मैग्नीट्यूड इज़ गोइंग टू बी 3 न्यूटन्स, बट हमें डायरेक्शन भी अब आइडेंटिफाई करनी है, डायरेक्शन क्या होगी। तो जो भी आपके पास डायरेक्शन आएगी ना सब्ट्रैक्शन में वेक्टर की, वो उस डायरेक्शन में आपने पॉइंट करवाना है जहाँ पे आपके पास बिगर वेक्टर लाई कर रहा है। तो बिगर वेक्टर कहाँ पे पॉइंट कर रहा था, बिगर वेक्टर आपके पास वेस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा था, तो आपने ये जो 3 न्यूटन वाला रिजल्टेंट वेक्टर है वो भी आपने वेस्ट की तरफ पॉइंट करवा देना है। तो ये आपके पास छोटी सी वेक्टर सब्ट्रैक्शन थी। तो इज़ दैट ऑल क्लियर? यहाँ पे वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन समझ आ गई। इसके बाद हमने, क्योंकि आगे हेड टू टेल रूल पे मूव करना है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि ये आप लोगों को समझ आए ये चीज़। तो इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन, वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन? अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है यहाँ पे हेड टू टेल रूल आ जाता है। अब ये जो आपके पास रूल है ना, इसमें क्वेश्चंस किस तरह आते हैं, इसमें क्वेश्चंस वो आपको किस तरह करेगा कि दो वेक्टर्स आपको प्रोवाइड करेगा और वो कहेगा इसका रिजल्टेंट फाइंड करो। तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह आएगा, यू विल बी गिवन टू वेक्टर्स given two vectors and asked to find दी रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब होता है जो लास्ट वाला आपके पास कंबाइंड वेक्टर आ रहा है ना, वो आपने यहाँ पे फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर आपने क्या करना होगा, फाइंड करना होगा यहाँ पे। तो यू विल बी गिवन टू वेक्टर्स एंड आस्क्ड टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। लेट से इसमें कॉमन अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, तो एक आपके पास वेक्टर आ रहा है, ये वाला वेक्टर आ रहा है 5 न्यूटन का, और एक आपके पास वेक्टर आ रहा है यहाँ पे, लेट से ये 2 न्यूटन्स वाला वेक्टर आ रहा है। तो ये दो वेक्टर्स दिए होंगे और इनका आपने क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे कुछ ना रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये रूल्स बस आपने मेमोराइज करने हैं और इनको समझना है, तो यू विल बी गुड टू गो। इसके बाद कोई और आप लोग को मसला नहीं आएगा क्वेश्चंस करने में। तो जो पहला यहाँ पे रूल है, आपने क्या करना है, फर्स्ट आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द फर्स्ट एंड दी लास्ट वेक्टर। फर्स्ट एंड दी सेकंड वेक्टर कर लो। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले स्टेप के अंदर दो वेक्टर्स हमें दिए गए होंगे, हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमने फर्स्ट कंसिडर करना है, कौन सा हमने सेकंड कंसिडर करना है। और ये आपकी मर्जी होगी, इस वाले को पहला कंसिडर कर लो, इसको सेकंड कंसिडर कर लो, या इसको आप फर्स्ट कंसिडर कर लो और इसको आप यहाँ पे सेकंड कंसिडर कर लो। ये यहाँ पे एब्सोल्युटली आपकी चॉइस होगी। तो यहाँ पे मैं, जो मेरे पास ये पहला वाला वेक्टर आ रहा है, इसको मैं लेट से कंसिडर कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ रहा है फर्स्ट वेक्टर आ रहा है, और ये जो 2 न्यूटन्स वाला सेकंड वेक्टर आ रहा है। तो दिस इज़ माय फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज़ सेकंड वेक्टर। तो ये मैंने पहला स्टेप यहाँ पे कर लिया। अब दूसरा स्टेप मैंने क्या करना है, कनेक्ट द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। तो हमने करना क्या है, जो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे हेड आ रहा है ना इस वेक्टर का, वो हमने कहाँ पे कनेक्ट कर देना है, सेकंड वेक्टर की टेल के साथ कनेक्ट कर देना है। तो ये मैं किस तरह करूँगा, ये मैं इस तरह कर सकता हूँ कि जो मेरे पास पहला वेक्टर आ रहा है उसको मैं लेट से इसी तरह लिखे रहने देता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे 5 न्यूटन एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन जो मेरे पास 2 न्यूटन वाला वेक्टर है ना, उसको मैं नीचे से मूव करके वर्टिकली मैं उसको ऊपर अगर मूव कर लूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम बन जाएगा। मैं 2 न्यूटन को यहाँ से उठा के यहाँ पर मूव कर देता हूँ। तो अब मेरे पास क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप मेरे पास कंप्लीट हो रहा है। जो मेरे पास फर्स्ट वेक्टर का हेड था वो सेकंड वेक्टर की टेल के साथ कनेक्ट हो गया। तो ये जो है ना, ये मेरे पास यहाँ पे सेकंड जो स्टेप है वो मेरे पास कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक सबको समझ आ रही है, सफ़ान, हादी और मनाल? ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे थर्ड स्टेप आ रहा है ना, थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है,
connect the head of resultant vector to the head of सेकेंड वेक्टर हमारे पास ये 2 न्यूटन वाला था, तो इसके हेड के साथ हमने रिजल्टेंट को बस फाइनली कनेक्ट करना है। तो इसको मैं यहीं पे एज इट इज़ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरे पास फर्स्ट वेक्टर आ रहा है, ये मेरे पास ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया, तो ये मेरे पास ना यहाँ, एक मिनट थोड़ा सा और बेहतर कर लेता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे 2 न्यूटन्स का बन गया। लेट मी ट्राई डिफरेंट कलर्स। ये यहाँ पे 2 न्यूटन्स का, ये यहाँ पे 5 न्यूटन्स का। अब मैंने करना क्या है, मैंने फाइनली एक यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर लेकर आना है, और जो रिजल्टेंट का हेड है ये वाला मेरे पास हेड है, वो मैंने कहाँ पे कनेक्ट करना है, सेकंड वेक्टर के हेड के साथ। तो यहाँ पर मेरे पास एक रिजल्टेंट आ जाएगा। तो जो मेरे पास रिजल्टेंट की शेप है वो मेरे पास किस तरह बन गई, इस तरह बन गई। तो यहाँ पर मैंने रिजल्टेंट की शेप बना दी, और एक पूरा जो मेरे पास यहाँ पे इन दो वेक्टर से मैंने एक रिजल्टेंट यहाँ पे बना दिया और उसकी शेप भी बता दी। तो मेरे पास यहाँ पे एक रिजल्टेंट बन रहा होगा। तो इज दैट क्लियर? यहाँ तक सबको समझ आ गई? बस ये जो 3 स्टेप्स है ना, ये 3 स्टेप्स आप लोगों ने याद करने हैं। अगर ये 3 स्टेप्स याद होंगे आप लोगों के, तो हेड टू टेल रूल वाले क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। और फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स में जो मेजर मार्क्स आप लोगों ने स्कोर करने हैं वो करने ही आप लोगों ने इन्हीं क्वेश्चन में हैं। इन्हीं क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको ज़्यादा टेस्टिंग करता है। ठीक है, तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब यहाँ पे ना एक और जो क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है ना, वो आपसे कह सकता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो जो मैग्नीट्यूड का यहाँ पे रिजल्टेंट बनेगा ना, वो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास बेसिकली हाइपोटेनस बन रहा है। तो हमने पढ़ा था कि जो हाइपोटेनस होता है इट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बन जाएगा वो बन जाएगा परपेंडिकुलर। आपके पास क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर इज दिस, ये बन रहा है आपके पास परपेंडिकुलर 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो दिस वुड बी इक्वल टू 2 स्क्वायर आपके पास 4 होता है, 4 प्लस 25 इज 29। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा √29 करके आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर में, करंटली मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। तो मैग्नीट्यूड आपके पास इस तरह आता है। फिर एक और जो वो क्वेश्चन करता है वो कहता है डायरेक्शन फाइंड करके दिखाओ। जो यहाँ पे आपके पास डायरेक्शन आ रही है ना, ये आपने डायरेक्शन भी कैलकुलेट करके दिखानी है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जामिनर अक्सर पूछता है। तो वो आपने किस तरह करना है, आपने बेसिकली tan थीटा यूज़ करना है। tan थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये मैथ्स का आपके पास वो है फॉर्मूला है। मैथ्स में आपके पास जो tan थीटा होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल टू होता है। ये परपेंडिकुलर है 2 न्यूटन्स, ये आपके पास 5 न्यूटन बेस है। तो थीटा को यहाँ पर ही रखो, परपेंडिकुलर आपके पास हो जाएगा 2 होगा सॉरी। तो परपेंडिकुलर आपके पास हो रहा है यहाँ पे 2 और बेस आपके पास हो रही है 5। अब आपने थीटा को सब्जेक्ट बनाना है। थीटा को सब्जेक्ट बनाओगे तो यहाँ पे आप इसको tan को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे, यहाँ पे tan को शिफ्ट करोगे तो tan इन्वर्स हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा tan इन्वर्स 2/5। तो ये आपके पास थीटा की वैल्यू यहाँ पर आएगी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं कैलकुलेटर से करूँ तो आप लोग के पास बन जानी चाहिए 21.8। तो 21.8 डिग्रीज आपके पास यहाँ पे एंगल आ जाएगा। तो ये आपके पास होती है जो चीज़ें एग्जामिनर आपसे पूछता है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछता। बाकी वो स्केल बनवाता है आपसे, लेकिन स्केल आसान काम होता है, वो हम क्वेश्चन में देखते हैं वो किस तरह हम बनाते हैं। और ये आपके पास हो जाएगी डायरेक्शन। फुल जो इसका इस क्वेश्चन का आंसर होगा ना, वो आप फुल इसका आंसर यहाँ पे लिख सकते हो कि रिजल्टेंट हैज़ मैग्नीट्यूड न्यूटन्स √29 न्यूटन्स विथ एट, या एट लिख लो, एट 21.8 डिग्रीज टू दी। यहाँ पे रिजल्टेंट हमारे पास कहाँ पे जा रहा है, नॉर्थ में भी जा रहा है और इस साइड पर भी जा रहा है। इस साइड पे हमारे पास क्या होता है, ईस्ट होता है। और ऊपर को भी जा रहा है, तो ऊपर को जा रहा है तो नॉर्थ जा रहा है। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है इसकी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू दी नॉर्थ ईस्ट। आप लोगों ने नॉर्थ ईस्ट पूरा लिखना है, मैंने यहाँ पे एनी लिखा है। तो ये आपके पास फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन है जो हेड टू टेल रूल से आप लोगों का टेस्ट होता है। एंड ये आपके पास सबसे जो मेजर कॉन्सेप्ट है ना पूरी आपके पहले चैप्टर के अंदर, वो यही वाला हेड टू टेल रूल वाला। तो ये सबको क्लियर है? मनाल, सफ़ान, हादी, ये मुझे कंफर्म कर दो एक दफ़ा, फिर हम पास्ट पेपर क्वेश्चन करते हैं। चलो ठीक है, अब हम पास्ट पेपर क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प्ट करते हैं। एक मुझे यहाँ पे अभी मिले ही थे, कुछ क्वेश्चन नज़र आए थे MCQs वाले। इसके हमें MCQs भी करने पड़ेंगे और P2s भी करने पड़ेंगे, बिकॉज बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट।
एक आप लोग के पास पैरेललोग्राम रूल भी आता है, लेकिन जो पैरेललोग्राम रूल आएगा ना उसका मैं बस एक ही क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा और उससे आप लोगों को समझ आ जाएगी, क्योंकि वो इतना टेस्ट नहीं होता तो इतना मैं वो प्रॉपरली आप लोगों को इन डिटेल नहीं करवाऊंगा, लेकिन उसके भी मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करवाऊंगा। इसमें देखो यहाँ पे ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, वो कह रहा है व्हाट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस शोन इन द डायग्राम। तो ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो पाइथागोरस जब आप लगाओगे तो आर आपके पास आ जाएगा बेसिकली 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के इक्वल टू आ जाएगा। 3 स्क्वायर 9 है, 4 स्क्वायर 16 है, 9 + 16 क्या होता है 25 होता है। √25 का आंसर आपके पास 5 न्यूटन के इक्वल टू आ जाता है। तो यहाँ पे सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाना था, यहाँ पे सी आंसर आ जाना था। ठीक है सफ़ान, मैं बताता हूँ। सफ़ान जो P4 होता है ना, P4 की सफ़ान ने वैसे मुझसे क्वेश्चन किया था कि लेंथ वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो P4 के अंदर किस तरह टेस्ट होते हैं, जो कि आप लोगों का ATP पेपर होता है। अच्छा, जो ATP पेपर है ना वो उसके उसके लिए वैसे इतनी टेंशन अभी मत लो, क्योंकि जो आप लोग के प्रॉबेबली लास्ट 2 मंथ्स रह जाएंगे ना, लास्ट 2 मंथ्स में मैं आप लोग की ATP की भी क्लासेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूंगा। और ATP जो है ना, ATP परेशानी वाली बात नहीं, उसमें जितना आप P1 में पढ़े हो, जैसे आप P2 में पढ़े हो, सारा वही वाला कॉन्सेप्ट ATP के अंदर यूज़ होता है। बस उसको करना आना चाहिए, ATP को अटैम्प्ट करना आना चाहिए। एज लॉन्ग एज यू नो हाउ टू अटैम्प्ट इट यू कैन अटैम्प्ट दी क्वेश्चन विद ईज। और उसके अंदर लेंथ के क्वेश्चन इस तरह आते हैं कि वो क्या करेगा ATP के अंदर, वो आपको यहाँ पे एक क्लॉक बना देगा, क्लॉक बना के दे देगा। इस तरह के P1 में भी वैसे क्वेश्चन है, क्लॉक की कुछ वैल्यू यहाँ पे पॉइंट कर रही होगी। अब आपने क्या करना होगा, आपने वैल्यू यहाँ पे देखनी होगी कि क्लॉक किस वैल्यू पे पॉइंट कर रहा है, और आपने यहाँ पे लिखना होगा कि क्लॉक इज़ पॉइंटिंग एट दीज मैनी आवर्स, दीज मैनी मिनट्स, दीज मैनी सेकेंड्स एंड सो ऑन। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। या वो आपको क्या कह सकता है, आपको एक यहाँ पे एमीटर बनाया होगा उसने, ये आपके पास एक एमीटर है, यहाँ पे आपके पास इस तरह ये नीडल आ रही है और यहाँ पे आपके पास स्केल दिया हुआ है। तो वो कहेगा व्हाट इज़ द एमीटर्स रीडिंग, तो आपको करंट की वैल्यू यहाँ पे बतानी होगी कि एमीटर की रीडिंग क्या आ रही है। तो इस तरह के जो रीडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर क्या हो सकता है कि लेट से उसने आपको एक इतना बड़ा ऑब्जेक्ट दे दिया और ये आपके पास लेंथ आ रही है एक्स, वो कहेगा कैलकुलेट एक्स। एक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, आप अपना मीटर रूल पकड़ोगे जो आप कैरी करोगे एग्जामिनेशन हॉल में अपने साथ, और मीटर रूल को आप पेपर के ऊपर रख के आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर दोगे। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स के क्वेश्चन आते हैं ना ATP के अंदर, सुपर इजी क्वेश्चन आते हैं, सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं आप लोग के पास, बस एज लॉन्ग एज यू नो हाउ टू अंडरस्टैंड प्रॉपर इंग्लिश यू विल बी एबल टू डू दैम। और एज लॉन्ग एज उनकी प्रैक्टिस अच्छी है, आप लोगों को पेपर्स आप लोगों ने किए हुए हैं ATP के, जो कि मैं करवा दूंगा आप लोगों को, तो उसकी परेशानी नहीं है, तो यू विल बी गुड टू गो। तो ATP की टेंशन नहीं है, ATP हाई स्कोरिंग पेपर है और इसमें इंशाल्लाह आप लोग के ग्रेड आ जाएंगे, तो उसकी बिल्कुल भी टेंशन आप लोगों ने लेनी नहीं है, ठीक है। तो ये था सफ़ान, बाकी मैं आप लोग को वो करवा दूंगा जब टाइम आएगा ना, ATP भी मैं करवा दूंगा लास्ट 2 मंथ्स में। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास बस ऐसा था। इसके बाद एक ये वाला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये वाला वो कह रहा है रिजल्टेंट हमने इसमें फाइंड करना है, तो ये देखते हैं ये किस तरह हम करेंगे। इसमें हेड टू टेल रूल अप्लाई होगा। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने हेड टू टेल रूल अप्लाई करना है। इसमें दो वेक्टर्स उसने हमें दे दिए गए हैं। एक उसने हमें दिया यहाँ पे 25 न्यूटन का वेक्टर दे दिया, एक उसने हमें यहाँ पे दे दिया 40 न्यूटन का वेक्टर दे दिया। अब हेड टू टेल रूल में सबसे पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई करो कि कौन सा, वैसे तो ये मुझे देख कर ही पता लग रहा है कि ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर बनेगी ऑप्शन बी, देख के पता लग रहा है कि रिजल्टेंट आपके पास ये बनेगा। लेकिन स्टिल हमने इसको प्रॉपर मेथड से करना है, हेड टू टेल रूल से करना है। तो पहला हेड टू टेल रूल के अंदर स्टेप क्या था कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पहला वेक्टर एज्यूम करे, कौन सा दूसरा वेक्टर। ये वाला मैं पहला ले लेता हूँ, ये वाला मैं दूसरा ले लेता हूँ। अब सेकंड स्टेप क्या था कि जो भी पहले वेक्टर का हेड है वो आपने कनेक्ट करना है सेकंड वेक्टर की टेल के साथ। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इसका जो हेड आ रहा है 25 का, उसको आप कनेक्ट कर दो इसकी टेल के साथ, इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर दो। तो अब आपके पास क्या हो गया, अब आपके पास जो सेकंड स्टेप था वो आपके पास कंप्लीट हो गया। जो पहला वेक्टर है उसका हेड कनेक्टेड है विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। अब आपने क्या करना है, लास्ट स्टेप, जो रिजल्टेंट आपके पास आ रहा है उसका हेड आपने कनेक्ट करना है सेकंड वेक्टर के हेड के साथ, जो कि यहाँ पे इस तरह करके बन जाएगा। तो जो रिजल्टेंट आपके पास जा रहा है ना वो आपके पास इस तरह करके कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सी सिमिलर ऑप्शन आपके पास बन रही है, ऐसी ऑप्शन बी बन रही है। तो देख कर भी पता लग रहा था कि अगर दो वेक्टर्स आपके पास इस तरह जा रहे हैं तो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो बीच में ही कहीं आ रहा होगा, ये देख कर पता लग रहा था। लेकिन आप लोगों ने हमेशा हेड टू टेल रूल से करने हैं, क्योंकि कभी कभार ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें नहीं पता लगता और ऐसी एजम्पशंस काम नहीं आती। तो ये चीज़ समझ आ गई सबको कि ये हमने किस तरह किया यहाँ पे, ये सबको क्लियर है तो मुझे बताओ। अगर इसमें कोई और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो लेट मी नो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास और थोड़े से हेड टू टेल रूल के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं।
अच्छा, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, दो वेक्टर्स उसने दे दिए गए हैं। वो कह रहा है फोर्सेस ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन आर शोन इन द डायग्राम, तो 2 वेक्टर्स आर गिवन और इसमें भी हमने रिजल्टेंट शो करना है। वो कह रहा है कौन सी डायग्राम में रिजल्टेंट सही हमारे पास शो हो रहा है। तो इसमें भी सबसे पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई करो कौन सा पहला वेक्टर है, कौन सा सेकंड वेक्टर है। ये मेरे पास फर्स्ट है, ये मेरे पास सेकंड है। अब मैंने क्या करना है, सेकंड जो स्टेप था, जो मेरे पास फर्स्ट वेक्टर आ रहा है जो कि 3 न्यूटन है, उसके हेड को मैंने कनेक्ट करना है विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। तो जो मेरे पास सेकंड वेक्टर आ रहा है उसको मैं ऊपर इस तरह करके ले जाऊंगा। सेकंड स्टेप हो गया, इनकी जो फर्स्ट की हेड है वो सेकंड की टेल से कनेक्ट होगी। अब लास्ट स्टेप क्या था कि जो रिजल्टेंट का हेड है वो मैंने सेकंड वेक्टर के हेड से कनेक्ट करना है। सेकंड वेक्टर 4 न्यूटन वाला है, इसके हेड के साथ मैं रिजल्टेंट का हेड इस तरह करके कनेक्ट कर दूंगा, तो रिजल्टेंट मेरे पास इस तरह बन गया। अब ये वाली डायग्राम, ये ऐसा रिजल्टेंट आपके पास, इस डायरेक्शन वाला रिजल्टेंट किस आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में बन रहा है, सिर्फ ऑप्शन ए में बन रहा है। ऑप्शन बी में आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो ये आपके पास डायरेक्शन गलत है। इसमें आपके पास सेम, आपके पास लाइन सेम बन रही है लेकिन उसकी डायरेक्शन गलत है। डायरेक्शन इसकी ऊपर जा रही है, इसकी नीचे जा रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये वैसे ही ओरिएंटेशन खराब है तो ये भी गलत। तो ऑप्शन ए आपके पास बन जाएगा। तो इज़ दैट क्लियर? ये समझ आ गया किस तरह किया हमने? ठीक है, अब इसका एक दो P2 के जो क्वेश्चन है ना वो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ ताकि और थोड़ी सी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फिर हम पैरेललोग्राम मेथड करेंगे एंड देन फिजिकल क्वांटिटीज़ इन यूनिट्स हमारा कवर हो जाएगा। फिर इसमें कोई यहाँ पे मसले वाली बात नहीं होगी। अच्छा, अब ये होगा कि एक और बात मैं बताना चाहता था, क्योंकि अब आप लोगों के पास टाइम थोड़ा सा कम रह गया एंड आई ऑल्सो रियलाइज दैट कि 3-4 मंथ्स रह गए, तो आप लोग के जो टेस्ट होंगे ना वो फ्रीक्वेंट टेस्ट होंगे अब। और मैं इस तरह टेस्ट लेता हूँ कि वीकडेज़ में मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ और जो सैटरडे और संडेज़ आते हैं तब मैं आप लोग के टेस्ट रख लेता हूँ। तो सैटरडे या संडे को प्रॉबेबली आप लोग का टेस्ट होगा और वो मैं फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स का ही टेस्ट लूँगा। P1s भी उसके अंदर टेस्ट होंगे और P2s भी टेस्ट होंगे। तो जैसे जैसे हम एक एक चैप्टर करते जाएंगे ना, उसी का आपके पास स्टैक होके वीक के एंड पे आप लोग एक टेस्ट भी आ जाएंगे ताकि फ्रीक्वेंट टेस्टिंग होती रहे और आप लोग की प्रैक्टिस सही रहे। तो इस तरह करके हम फिर क्या करेंगे। अच्छा, एक ये हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं करता हूँ। इसको मैंने वैसे अटैम्प्ट किया भी है, ये फाइल्स ऑलरेडी वैसे अपलोडेड है, आप लोग देख भी सकते हो, लेकिन दोबारा से हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है P2 का। इसमें सबसे पहले वो कह रहा है हमें कि अ पैराशूटिस्ट ऑफ टोटल वेट 950 न्यूटन्स फॉल्स वर्टिकली एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 6.5 मीटर पर सेकंड क्यूब। एक आप लोग के पास ये पैराशूटिस्ट है, इसका वेट कितना है, इसका वेट जो नीचे एक्ट कर रहा है वो आ रहा है 950 न्यूटन्स का आ रहा है और वो नीचे फॉल कर रहा है। और किस वेलोसिटी से फॉल कर रहा है, 6.5 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल कर रहा है। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट का वर्ड आता है ना, जैसे ही आपको कांस्टेंट का वर्ड कहीं पर भी नजर आए ना, तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि जो आपके पास बॉडी है या जो आपके पास पर्सन है या जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो किस स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट में। और इक्विलिब्रियम स्टेट का क्या मतलब होता है कि जो आपके पास फॉरवर्ड फोर्सेस होती हैं वो आपके पास इक्वल टू होती हैं बैकवर्ड फोर्सेस के। ये आपके पास इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट सबको समझ आता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि आपके पास जो अपोजिंग फोर्सेस होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल टू होती हैं। फॉरवर्ड फोर्सेस आ जाए और आपके पास बैकवर्ड फोर्सेस आ जाए वो एक दूसरे के इक्वल टू होती हैं। तो ये सबको समझ आती है बात, सफ़ान, मनाल और हादी। हादी को तो मैंने समझाया हुआ दफ़ा। चलो ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसके ऊपर 950 न्यूटन्स की ये स्पीड से फॉल कर रहा है, स्पीड कह रहा हूँ, वेट से फॉल कर रहा है। वेट इसका ये है और स्पीड इसकी क्या है, 6.5 मीटर पर सेकेंड है। अब वो कह रहा है स्टेट द डायरेक्शन एंड साइज एंड डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टिव ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन द पैराशूट। अब होता क्या है कि जब भी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा होता है ना स्काई से, तो जैसे जैसे वो नीचे गिर रहा है ना उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लग रही है, हवा की फोर्स लग सकती है। आपने कभी फील नहीं किया हो कि अगर आप जब कार ड्राइव कर रहे हो, तो जैसे ही आप कार ड्राइव करते हो तो आप लेट से आप विंडो से अपने फेस को बाहर निकालते हो, तो आपको अपने फेस के अगेंस्ट आपको विंड फील होती है। तो वो जो विंड आपको फील हो रही होती है, विंड का प्रेशर जो आपको फील होता है जब आप अपना फेस निकालते हो कार की विंडो से बाहर, तो वो बेसिकली एयर रेजिस्टेंस होता है। आपको रेजिस्टेंस फील हो रहा होता है। आप जैसे जैसे आप आगे मूव कर रहे हो आपके पीछे फोर्स लग रही है एयर की। तो इसी तरह जब कोई बंदा नीचे फॉल कर रहा था ना, तो उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस की फोर्स लग रही होती है जो कि उसको अपोज करती है, उसके मोशन को स्लो डाउन करती है। तो जो ऊपर इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी वो लग रही होगी ड्रैग फोर्स, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा DRF से। और DRF की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। अब जाहिर सी बात है डायरेक्शन जो DRF की होगी, अगर जो पैराशूट है वो नीचे मूव कर रहा है तो डायरेक्शन तो अपवर्ड्स ही होगी। तो डायरेक्शन तो हम आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं कि डायरेक्शन अपवर्ड्स होगी, या हम लिख सकते हैं ऑपोजिट
टू दी डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो भी उसका डायरेक्शन है उससे ऑपोजिट होगी। यहाँ तो उससे ऑपोजिट होगी, यहाँ आप लिख सकते हो मोशन से ऑपोजिट होगी, यहाँ आप लिख सकते हो वेट से ऑपोजिट होगी। जहाँ वेट नीचे एक्ट कर रहा है तो ड्रैग फोर्स ऊपर लगेगी, मोशन नीचे को वो मूव कर रहा है तो ड्रैग फोर्स ऊपर लगेगी, रेजिस्टिव फोर्स ऊपर लगेगी, वो डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है तो ड्रैग फोर्स अपवर्ड्स लगेगी। तो कुछ भी इसमें से ऑप्शन हो सकती है। आप लोग इसमें से एनी 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। आप लिख सकते हो अपवर्ड्स लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, आप लिख सकते हो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेट। तो इट कैन बी एनीथिंग। फिर यहाँ पे साइज ऑफ रेजिस्टिव फोर्स आ रहा है। साइज ऑफ रेजिस्टिव फोर्स क्या होगी? साइज ऑफ रेजिस्टिव फोर्स अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कांस्टेंट का वेलोसिटी का उसने नाम दिया। कांस्टेंट का मतलब है इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब है अपोजिंग फोर्सेस इक्वल है। तो इसका मतलब जो ऊपर फोर्स लग रही है और जो नीचे फोर्स लग रही है वो इक्वल होगी। नीचे फोर्स कितनी लग रही है? 950 न्यूटन्स लग रही है। तो ऊपर भी फोर्स कितनी लगेगी? 950 न्यूटन्स लगेगी। बिकॉज इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट ही आपको ये कहता है कि जो फॉरवर्ड फोर्सेज होती हैं वो बैकवर्ड फोर्सेज के इक्वल टू होती हैं, और जो अपवर्ड फोर्सेज होती हैं वो डाउनवर्ड फोर्सेज के इक्वल टू होती हैं। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है। तो ये 2 मार्क्स का यहाँ पे थ्योरी था। तो ये चीज़ समझ आ गई सबको? सफ़ान और मनाल, इज दैट क्लियर? अच्छा, इसके बाद बी पार्ट में वो कह रहा है एट अ सर्टेन हाइट, यहाँ पे हेड टू टेल रूल वाला कॉन्सेप्ट आएगा। वो कह रहा है एट अ सर्टेन हाइट, कुछ देर बाद एक विंड ब्लो करती है और वो क्या करती है, पैराशूट इसको हॉरिजॉन्टली मूव करती है, और ये विंड की स्पीड क्या है? 4.5 है। अब यहाँ पे आपके पास, अब यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, ये आपके पास यहाँ पे पैराशूटिस्ट है। पैराशूटिस्ट इनिशियली नीचे ट्रैवल कर रहा था 6.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब एकदम से एक हॉरिजॉन्टल स्पीड आती है। अब जो हॉरिजॉन्टल स्पीड आती है ना, वो आपकी मर्ज़ी है, आपने किस जगह पे कंसिडर करनी है। आप यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हो 4.5 मीटर पर सेकंड, और आप उसको यहाँ पर भी कंसिडर कर सकते हो 4.5 मीटर पर सेकंड। वो आपकी चॉइस है, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये वाली जो है ना और ये वाली मैं यहाँ पे ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ। तो मैं ये वाली दोनों ऑप्शन चूज़ करता हूँ। अब आपके पास क्या हो गया, 2 वेक्टर्स आपके पास आ गए। मैंने ये असम्पशन ये लगाई कि आपके पास जो विंड आ रही है वो इस तरफ को जा रही है, राइट साइड को जा रही है। तो अब मेरे पास 2 वेक्टर्स आ गए, एक 4.5 का आ गया, एक 6.5 का आ गया। अब उसी तरह आपने क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। वो कह रहा है आपने क्या करना है, यूज़ अ ग्राफिकल मेथड टू ऐड दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटीज, मतलब दोनों के आपने वेक्टर्स को ऐड करना है, एंड देन डिटर्मिन द साइज ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। हेड टू टेल रूल आ गया। अब वो कह रहे हैं लेबल दी वेलोसिटीज एंड दी स्केल दैट यू यूज़। अब स्केल से यहाँ पे क्या मतलब है, अब यहाँ पे आपके पास जब भी एग्जाम में आप अटेम्प्ट करोगे ना क्वेश्चन, तो आपने ये जो वेक्टर्स हैं आपने ड्रॉ करने होंगे, पेंसिल से आपने ड्रॉ करने होंगे अपने पेपर के ऊपर। अब मसला ये आएगा वहाँ पे आपको कि आपने डिसाइड करना है कि आपने वेक्टर्स की लेंथ कितनी रखनी है। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने बात की थी ना यहाँ पे कि ये वाला जो मैं आपको चीज़ बता रहा था यहाँ पे वेक्टर एडिशन है, कहाँ पे गया, कि जब भी आपके पास 5 न्यूटन की वेक्टर आता है, 2 न्यूटन का आता है, इनको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास एक कंबाइंड, आपके पास एक बड़ी लेंथ बन जाएगी। तो ये आप एक्यूरेटली आप किस तरह करते हो, आप 5 न्यूटन वाले वेक्टर की लेंथ मेजर करो, फिर इसकी लेंथ मेजर करो, उन लेंथ्स को भी ऐड कर दो, और जो 7 न्यूटन की लेंथ आ रही है वो इनकी कंबाइंड लेंथ के इक्वल टू हो। तो इस तरह आप एक्यूरेटली करते हो। तो इसी तरह अगर आपने वेक्टर्स यहाँ पे पेपर पे ड्रॉ करने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 6.5 वाला जो वेक्टर है वो कितनी लेंथ पर आपने बनाना है और 4.5 कितनी लेंथ पर बनाना है। अब जारी सी बात है, 4.5 कम स्पीड है तो उसकी लेंथ कम होगी, 6.5 ज़्यादा स्पीड है तो उसकी लेंथ आपने ज़्यादा रिप्रेजेंट करनी है। तो इसलिए एक अप्रोप्रिएट स्केल चूज़ करना नेसेसरी है। तो यहाँ पे वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास स्केल, आपके पास सबसे आसान सा स्केल बनेगा, क्योंकि इसमें आपके पास छोटी छोटी सी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो आप यहाँ पे कह दो कि बेसिकली जो आपके पास 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड है ना, वो पेपर पे कितने सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करिए, 1 सेंटीमीटर। तो ये आपने क्या कर दिया, आपने एक स्केल सेट कर दिया। अब इस स्केल के मुताबिक आपने क्या करना है, फाइंड करना है कि 4.5 वाला जो वेक्टर है वो कितने सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट होगा और 6.5 वाला कितने सेंटीमीटर में होगा। अब ये तो वैसे ही पता ही चल रहा है आपको, क्योंकि हमने स्केल ही इतना आसान सा चूज़ कर लिया। तो 4.5 वाला 4.5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट होगा, 6.5 वाला 6.5 सेंटीमीटर से। लेकिन इसको लंबा मेथड इसको करने का मैं एक दफ़ा बता देता हूँ, क्योंकि अगर दूसरे क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको लॉन्ग मेथड करना पड़ेगा, कन्फ्यूजन हो सकती है। तो 4.5 के लिए पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने स्केल यहाँ पे लिखना है। एक मिनट, Sir, you're looking very majestic. Oh, thank you.
एक मिनट, मुझे ना ज़रा उन सबको कहने दो कि वापस आ जाएं। ओके सर। सर वैसे आपने वाईवीआर पे स्टॉक ही वो रखी हुई है अपना, क्या कहते हैं, बैटरी जो है, पता नहीं, ओरिजिनल वाली है मेरे पास। ओरिजिनल ही है ना? हम्म। क्योंकि वो एक और लड़के ने रखी हुई है, वो कह रहा था इस पे बड़ी बैटरी लगवाना, क्योंकि अगर तुमने लाइट्स वगैरह लगाई ना तो वो फिर तंग करेगी छोटी बैटरी। चलो मैं चलो मैं देखता हूँ, वैसे इतनी मुझे इस पे इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन खैर मैं ना क्लास के बाद आपसे इस बारे में बात करता हूँ, ठीक है। ओके ओके ओके, इजी ठीक है। इजी सी। अच्छा, सब आ गए हैं, सफ़ान नहीं आया, कहाँ पे रह गया सफ़ान। ओके, ठीक है। अच्छा बच्चों, आप लोगों को शायद सफ़ान और मनाल को पता नहीं है, लेकिन टीम्स पे ना यहाँ पे 1 आवर की लिमिट होती है, तो जैसे ही 1 आवर पास होता है ना तो मीटिंग एंड हो जाती है। तो अगर मीटिंग आपकी इस तरह अब्रप्टली एंड हो जाए ना बीच में, तो रीजॉइन कर लिया करो लिंक, दोबारा से रीजॉइन करो लिंक। मीटिंग में ही हूँगा मैं, मीटिंग दोबारा से रीस्टार्ट कर लिया करूँगा। तो ये बस देख लेना कि 60 मिनट्स बाद मीटिंग आप एक्सपायर हो जाती है, तो दोबारा से रीस्टार्ट करनी पड़ती है। अच्छा, कहाँ पे थे हम? यहाँ पे हमारे पास एक स्केल हमारे पास आ गया था। अब हमने करना क्या था, हमने ये जो दो वेक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं, रेड वाला वेक्टर और ब्लू वाला वेक्टर, हमने फाइंड करना है कि ये वाले वेक्टर्स की कितनी लेंथ से हम इन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो पहला स्टेप है 4.5 का, अगर आपने फाइंड करना है तो ओरिजिनल स्केल पहले लिख दो। तो 1 मीटर पर सेकंड जो आ रहा है वो आपके पास 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपने फाइंड करना है कि 4.5 मीटर पर सेकंड कितने सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे रेशो वाले मेथड कर लो, इसको x ले लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x आपके पास यहाँ पे चल जाएगा, और जो x का आंसर होगा वो किसके इक्वल टू आ जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर्स के इक्वल टू आ जाएगा। फिर आपने इसी तरह 6.5 वाले वेक्टर के लिए भी सेम चीज़ करनी है। पहले ओरिजिनल स्केल को आप इसी तरह यहाँ पे लिख दो, और फिर यहाँ पे आपके पास 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपने फाइंड करना है 6.5 मीटर पर सेकंड वाला वेक्टर कितने सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको x से कर दो। तो x की वैल्यू अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगी 6.5 सेंटीमीटर। तो आपने बेसिकली क्या करना है, ये वाला वेक्टर शो करने के लिए आपने 6.5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, और 4.5 का वेक्टर शो करने के लिए आपने 4.5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे क्लियर है। स्केलिंग वाली चीज़ बड़ी ज़रूरी है, आगे जाके क्वेश्चन में हमेशा टेस्ट करेगा। तो अगर ये चीज़ नहीं समझ आई तो लेट मी नो। मनाल, सफ़ान, इज़ दिस क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब हमने वही वाली चीज़ करनी है। हमने जिस तरह हेड टू टेल रूल है ना, वो हमने करना है। पहले हम आइडेंटिफाई कर लो कौन सा पहला वेक्टर है, कौन सा दूसरा वेक्टर है। ये वाला पहला वेक्टर ले लो, ये वाला दूसरा वेक्टर ले लो। सेकंड स्टेप क्या होता है, जो फर्स्ट वेक्टर है उसके हेड को आपने कनेक्ट करना है विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। तो सबसे पहले ये वाला जो आपके पास वेक्टर आ रहा है ना 6.5 का, इसके हेड को आपने कनेक्ट करना है इसकी टेल के साथ। तो इसको ऊपर से नीचे ले आओ, तो इसको यहाँ पे ले आओ, तो इसको आप यहाँ पे ले आओ। तो ये आपके पास सेकंड स्टेप हो गया, जो पहला वेक्टर है उसका हेड कनेक्ट हो गया सेकंड वेक्टर की टेल के साथ। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जो आपके पास थर्ड स्टेप था उसमें आपने रिजल्टेंट का जो हेड आ रहा है ना, वो आपने कनेक्ट कर देना है टू दी हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट का हेड आ रहा है वो आपने यहाँ पे इस तरह कनेक्ट कर देना है, और ये आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा। तो रिजल्टेंट अब आपने शो करवा दिया। अब आपने इस चीज़ का आपने ख्याल ज़रूर रखना है कि जो आपने यहाँ पे ब्लू वाला वेक्टर बनाया ना, इसकी जो लेंथ है वो 6.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसकी लेंथ शुड बी 6.5 सेंटीमीटर, और जो आपने रेड वाला वेक्टर बनाया है इसकी लेंथ होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर। तो ये आपने मेक श्योर करना है। अब आपसे वो क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, अब आपसे वो कहेगा कि आपने क्या करना है, आपने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है ना, इस केस में आपके पास डिफरेंट तरीके हैं फाइंड करने के। तो एक जो आपके पास तरीका है ना रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का, जो सबसे आसान है, वो आपके पास वही वाला जो पाइथागोरस थ्योरम है। आप इस तरह यहाँ पे अप्लाई कर दो। आपके पास 6.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ रही थी, उसको आप स्क्वायर कर दो, और फिर आपके पास 4.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, उसको आप स्क्वायर कर दो। इनका जो आंसर होगा ना, 6.5 स्क्वायर करो प्लस 4.5 स्क्वायर करो, और इनको अंडर रूट लो, तो आपके पास 7.9 न्यूटन्स आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट वे था इसको कैलकुलेट करने का। अब सेकंड वे क्या था,
सेकंड वे आपके पास ये हो सकता है कि आप कर सकते हो, सबसे पहले आप पता है क्या करो, आप पहले सेंटीमीटर फाइंड कर लो कि ये जो आपके पास रिजल्टेंट आ रहा है ये कितने सेंटीमीटर्स का है। फिर आप फाइंड कर लो यहाँ पे उसका जो भी मैग्नीट्यूड आ रहा है वो फाइंड कर लो। तो आप सेंटीमीटर्स में कैसे फाइंड करोगे, तो उसके लिए भी आपने यही वाला आप रूल लगा सकते हो, लेकिन अब आप सेंटीमीटर्स वाली चीज़ यहाँ पे यूज़ कर लो। अब यहाँ पे आपके पास 6.5 सेंटीमीटर का वेक्टर था, फिर आपके पास यहाँ पे था 4.5 सेंटीमीटर का वेक्टर था। तो इसका यहाँ पे आपने क्या किया, स्क्वायर लिया, तो आपके पास जो रिजल्टेंट का आपके पास साइज़ आ रहा था वो आपके पास आ जाएगा 7.9 सेंटीमीटर्स आ जाएगा। तो इसका साइज़ आपके पास आ गया 7.9 सेंटीमीटर्स। अब इस सेंटीमीटर के थ्रू आप इसका वेट भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि स्केल आपको गिवन था। स्केल आपने क्या चूज़ किया था कि 1 मीटर पर सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहा है 1 सेंटीमीटर। अब आपने फाइंड करना है 7.9 सेंटीमीटर का साइज़ कितना होगा, कितनी स्पीड रिप्रेजेंट हो रही थी। तो ये आपके पास वापस 7.9 वो बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये भी आपके पास मीटर पर सेकेंड था, मैंने गलती से न्यूटन लिख दिया। तो ये आपके पास दो तरीके हैं, एक आपके पास लॉन्गर मेथड है, एक आपके पास शॉर्टर मेथड है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है आपने किन मेथड से इसको सॉल्व करना है। पहला वाला मेथड सबसे आसान है तो उसी को अटैम्प्ट कर लेना, यू विल बी गुड टू गो। बाकी इसके बाद डायरेक्शन उसने पूछी होगी, डायरेक्शन आपके पास क्या हो जाएगी, डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन आपके पास जो हो जाएगी ना वो यहाँ से होगी, और वही tan से आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो वो जो डायरेक्शन होगी वो आपके पास आ जाएगी tan इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास क्या बना है 4.5 इज योर परपेंडिकुलर, 4.5/6.5। इसको सॉल्व करो तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो आपके पास आ जाएगी tan इनवर्स 4.5/6.5, एंड देन थीटा की जो वैल्यू आ रही होगी वो बन जाएगी 4.5/6.5 एंड देन tan इनवर्स। तो ये आप लोग के पास बन जाएगी 34.7 डिग्रीज। तो ये आपके पास एंगल भी फाइंड कर लिया हमने, और जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आ रहा है वो भी हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका मेरे ख्याल में 4 से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, तो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो इज़ दैट क्लियर, ये सारा मेथड समझ आ गया? अगर ये समझ आ गया तो हेड टू टेल रूल आपका सही है, गलती नहीं होगी उसमें। तो इज़ दैट क्लियर सफ़ान, मनाल, हादी? ओके ठीक है। अब इसके बाद ना हमारे पास बस एक और क्वेश्चन है पैरेललोग्राम मेथड का, जो कि मैं दिखाना चाह रहा था आप लोगों को, वो हम कर लेते हैं। हाँ ये वाला ही क्वेश्चन था हमारे पास, ये हम कर लेते हैं। कहाँ पे चला गया ये? अच्छा ठीक है, इसमें वो हमें क्या कह रहा है कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें वो कह रहा है 2 small tugboats आर पुलिंग अ लार्ज शिप इन अ हार्बर। फिगर 1.1 रिप्रेजेंट्स द व्यू फ्रॉम अबव एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस ऑन द शिप। ये आपके पास ना पैरेललोग्राम रूल है, पैरेललोग्राम रूल। पैरेललोग्राम रूल इतना टेस्ट नहीं होता, और इतना मुझे नहीं लगता वैसे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले ना सेशन, मुझे नहीं लगता उसमें पैरेललोग्राम रूल आएगा। लाइक ऑन अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 to 10 मुझे लगता है ये अप्रॉक्सीमेटली 1% चांस है कि ये आ सकता है आप लोगों का। बाकी 9% चांसेस के हेड टू टेल रूल आएगा। पैरेललोग्राम आई डोंट थिंक आएगा, लेकिन स्टिल कर लेते हैं ताकि एग्जाम हॉल में जाके मसला ना हो। तो ये वाला उसने हमें बताया ये एक शिप है, शिप ये स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, और दो टग बोट्स आ रही हैं, छोटी छोटी बोट्स आ रही हैं। शिप प्रॉब्ली ख़राब हो गई है, और अब दो हमारे पास टग बोट्स हैं जो कि क्या कर रही हैं, शिप को मूव करवा रही हैं। होता है ना कभी कभार शिप के ऑयल ख़त्म हो जाता है या उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है, तो शिप रेस्ट पे आ जाती है, शिप मूव नहीं कर पाती। तो शिप को फिर किससे मूव करें, छोटी छोटी बोट्स उसको कैरी करें। जिस तरह आपके पास ट्रॉलीज़ वगैरह होती हैं जो कि कार्स को मूव कर रही होती है अगर कार्स बंद हो जाएं या पुश कर रही होती हैं। तो ये यहाँ पे सिनेरियो हो रहा है। अब यहाँ पे ये वाली जो फोर्स आ रही है ना, ये वाली जो आपके पास 49 किलोमीटर वाली फोर्स आ रही है, ये आपके पास टेंशन वाली फोर्स लग रही है। तो ये वाली जो फोर्स यहाँ पे लग रही है टेंशन की फोर्स है, ये भी टेंशन की फोर्स लग रही है। अब मुझे किस तरह पता लगा ये टेंशन की फोर्स है? टेंशन की फोर्स ना बहुत एक इंपॉर्टेंट फोर्स होती है जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, अगर नॉलेज नहीं है तो मसले होंगे। टेंशन की डेफिनेशन ये होती है अ फोर्स दैट एक्ट्स अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो फोर्स दैट एक्ट्स अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो ये जो आपके पास शिप आ रहा है ना, ये आपके पास मेन ऑब्जेक्ट आ रहा है और इसको खींचा जा रहा है। ये आपके पास मेन
कैरेक्टर है, बेसिकली मेन कैरेक्टर कह लो या मेन ऑब्जेक्ट है, वो आपके पास ये बड़ी वाली शिप है, क्योंकि बड़ी वाली शिप को मूव करें, छोटी छोटी शिप्स बड़ी शिप्स को मूव करें, तो ये मेन कैरेक्टर है। तो ये आपके पास मेन बॉडी है, और ये वाली जो फोर्सेस की डायरेक्शन आ रही है ये शिप से अवे आ रही है। तो टेंशन होती है एक ऐसी फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट से हमेशा अवे एक्ट करती है। अब लेट से आपके पास एक पुली है, इस तरह का आपके पास ये पुली है। अब इसके अंदर आपके पास एक यहाँ पे एक ये वाला बॉक्स है, एक यहाँ पे आपके पास ये वाला बॉक्स है, और इसके अंदर क्या हो रहा है, आपके पास ये ना एक यहाँ पे रोप आ रही है, रोप के थ्रू ये नीचे जा रही है। अब ये वाला जो आपके पास बॉक्स है ना, ये नीचे को जा रहा है, तो इसके ऊपर जो टेंशन लगेगी ना वो ऊपर लगेगी। अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो टेंशन अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट लगेगी, ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। इसी तरह अगर ये वाला जो आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये इस तरफ को मूव कर रहा है ना, तो इसके ऊपर टेंशन कहाँ पे लगेगी, अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट लगेगी, इस तरफ को लगेगी। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जा रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे लोकेटेड है, टेंशन उससे अलग डायरेक्शन में जा रही है। ऑब्जेक्ट नीचे को है तो टेंशन ऊपर जा रही है। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, हमेशा अवे एक्ट करती है ऑब्जेक्ट से। तो ये सब चीज़ें समझ आ गई सबको कि टेंशन क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। तो इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट्स टेंशन? मनाल, सफ़ान, इज दिस क्लियर? सफ़ान आपको भी क्लियर है? थम्स अप भेज दो या माइक अनम्यूट करके बता दो। एक मिनट, मुझे ना वैसे शायद अगर चैट आप लोगों ने भेजी हो, चैट वैसे ना मुझे नज़र नहीं आती जब मैं पढ़ा रहा होता ना यहाँ पे, तो अच्छा सही है, ठीक है। मैंने अभी भी चैट देखी है आप लोगों के, कुछ मैसेजेस आए थे। वैसे मुझे चैट नज़र नहीं आती जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा था ना, तो नोटिफिकेशन नहीं आती। थम्स अप मुझे नज़र आ जाते हैं, इमोजीज अगर आप लोग भेजते हो, लेकिन चैट इज़ नॉट विजिबल, तो बोल लिया करो। अच्छा, अब उसने यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 49 किलो न्यूटन्स की फोर्स लग रही है। अब वो कह रहा है डिटरमिन बाय ग्राफिकल मेथड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेज। तो ये पैरेललोग्राम से होगा। पैरेललोग्राम रूल से क्यों होगा? बिकॉज ये आपके पास एक हाफ पैरेललोग्राम वाली शेप बन रही है। हो क्या रहा है आपके पास इस तरह की एक शेप बन रही है। एक आपके पास ये वेक्टर बन रहा है, एक आपके पास ये वेक्टर बन रहा है, एक यहाँ पे आपके पास इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 20 न्यूटन्स का, बेसिकली यहाँ पे 40 न्यूटन्स का आपके पास ये एंगल्स बन रहे हैं। तो ये आपके पास ना यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे एक डायरेक्शन बनी है। तो ये बेसिकली ना आपके पास हाफ पैरेललोग्राम है। अगर आपके पास इस तरह का कोई डायग्राम है ना, आपने करना क्या है, आपने बस पूरे पैरेललोग्राम को आपने कंप्लीट कर देना है। अब पैरेललोग्राम का रूल क्या होता था कि आपके पास इस तरह का एक पैरेललोग्राम बनता था, एक यहाँ पे शेप बन रही है और फिर आपके पास एक यहाँ पे शेप बन रही है। अब इसके अंदर क्या होता था, जो ऑपोजिट आपके पास साइड्स होती थी ना वो इक्वल होती थी, ये भी आपके पास इक्वल होती थी, और जो ये रेड वाली साइड यहाँ पे आती है ये भी आपके पास इक्वल होती है। तो ये आपके पास एक पैरेललोग्राम होता है। तो इसी तरह हमने क्या करना है, हमने एक स्केल सेट करना है यहाँ पे कि 49 किलो न्यूटन्स कितने सेंटीमीटर्स में हम रिप्रेजेंट करेंगे, और इन्हीं के थ्रू हमने ना इस तरह करके एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है, और फिर हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक स्केल फाइंड करता हूँ। अब अप्रोप्रिएट स्केल लेना है हमेशा। 49 मेरे पास 7 का मल्टीपल है, तो मैं एक कह देता हूँ कि लेट से मेरे पास जो 7 किलो न्यूटन्स है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 सेंटीमीटर। तो 49 किलो न्यूटन्स कितना करेगा, तो वो मेरे पास x को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए 7x इक्वल्स टू 49, और फिर वो आ जाएगा मेरे पास 7 किलो न्यूटन्स। तो बेसिकली 7 किलो न्यूटन्स कह रहा हूँ, सॉरी 7 सेंटीमीटर। तो जो 7 सेंटीमीटर की लेंथ है ना वो 49 किलो न्यूटन्स के वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेक्टर बना लेता हूँ, ये वाला मैं एक वेक्टर बना लेता हूँ 7 सेंटीमीटर का, और फिर मैं इसी तरह यहाँ पर भी एक वेक्टर बना लेता हूँ 7 सेंटीमीटर का। अब मैंने क्या करना है, अच्छा अब मैंने एक और चीज़ का जो मैंने ख्याल रखना है ना, मैंने ख्याल रखना है कि इनके दरमियान जो मेरे पास एंगल आ रहा है ना वो 40 डिग्रीज़ का एंगल हो। तो ये आप लोगों ने डी कैरी करनी है अपने साथ, और डी के साथ आपने मेजरमेंट्स करनी है, और आपने देखना है कि ये आपके पास 40 डिग्रीज़ का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वरना एग्जामिनर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है। फिर आपने क्या करना है, आपने इसी तरह पैरेललोग्राम के रूल के थ्रू जो भी ये 7 सेंटीमीटर की लाइन है, ऊपर भी 7 सेंटीमीटर आपने बना देना है, और इसी तरह यहाँ पर भी आपने ये वाला 7 सेंटीमीटर का आपने ये बना देना है। जैसे ये बन गया, आपने क्या करना है, आपने इस पॉइंट से लेके, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक आपने एक रिजल्टेंट यहाँ पे एक्सटेंड करना है। रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमेशा इस तरफ को जाएगी, एंडिंग पॉइंट तक उसका एरो पॉइंट कर होगा। तो ये आपके पास यहाँ पे रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ये आपने शो करवा दिया पैरेललोग्राम के थ्रू, ये आपका रिजल्टेंट बन गया। अब आपने क्या करना है, आपने साइज़ फाइंड करना है रिजल्टेंट का। तो जो रिजल्टेंट का साइज़ है ना वो आप किस तरह फाइंड कर सकते हो कि अब हमें एक चीज़ पता है कि ये तो 40 है ना टोटल, लेकिन जो सेपरेट यहाँ पे एंगल्स आ रहे हैं, ये 20 का आ रहा है, ये 20 का आ रहा है,
इसी तरह ये भी 20 का होगा, ये भी 20 का होगा। तो ये दोनों एंगल्स आपके पास 20 के हो गए। और ये वाला जो एंगल है फिर आपके पास अगर ये दोनों 20s के हैं तो ये कितने का हो जाएगा, 140 का, क्योंकि 180 माइनस 20 करो 140 आएगा। तो अब आप यहाँ पे लगा सकते हो कोसाइन रूल, लगा सकते हो कोसाइन रूल, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है, वो वाला फॉर्मूला लगाओगे तो कोसाइन रूल के थ्रू आप इसका जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड कर सकते हो। और जो स्केल है, स्केल आपने बस जो ऊपर चूज़ किया था वो वाला आपने स्केल लिख देना है। स्केल आपने क्या चूज़ किया था कि जो 7 किलो न्यूटन्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 सेंटीमीटर। अब जो यहाँ पे कोसाइन रूल था ना आपके पास, मेरे ख्याल में मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मेरे जहन से निकल गया कि कोसाइन रूल होता क्या था। एक मिनट मुझे ज़रा देखने दो। वैसे आप लोग पढ़ ही रहे होगे, आप लोग को पता होगा कोसाइन रूल क्या होता है। ठीक है, ये आपके पास कोसाइन रूल था कि आपने क्या करना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। ठीक है, ठीक है, इसको मैं फार्मूला इसका लिख देता हूँ। कोसाइन रूल का फार्मूला आप लोग के पास होता है यहाँ पे कॉस ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc होता है, 2bc होता है। अब यहाँ पे जिस भी साइड से, साइड का आपके पास एंगल गिवन है ना, जिस साइड से आपने एंगल फाइंड करना है वो आपके पास बेसिकली आपने क्या करना है, आपने आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर आपके पास बेसिकली क्या हो जाएगा, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि आपने ये वाला एंगल ले लिया। कॉज ए की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे वो हो जाएगी 140। और जो बी और सी होते हैं ना वो एडजस्टेंट होते हैं। आपने एक सेंट्रल सा एंगल चूज करना है, आपने आर फाइंड करना है, तो आर के ऑपोजिट वाला जो एंगल आ रहा है वो 140 आ रहा है, तो यहाँ पे एंगल की वैल्यू आपने 140 ले ली। इसी तरह जो आपके पास 140 एंगल के साइड वाले एंगल्स है ना वो बी और सी बन जाएंगे। तो ये दोनों 7 सेंटीमीटर्स के हैं, तो ये आपके पास 7 स्क्वायर बन जाएगा, ये भी आपके पास 7 स्क्वायर बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमने कैलकुलेट करना है, ए स्क्वायर को बल्कि आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दो बेहतर होगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 7 एंड देन 7 आ जाएगा। अब इसको फाइंड करो, कॉज 140 इंटू 2 इंटू 7 और फिर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा -7 स्क्वायर एंड देन -7 स्क्वायर। इसका आंसर आप लोग के पास प्रोबेबली जो आएगा ना 173 का अगर अंडर रूट लें तो ये आपके पास 13.1 आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 13.1 न्यूटन्स का ना आपके पास, किलो न्यूटन्स का, क्योंकि उसने ओरिजिनल आपके पास किलो न्यूटन्स में बताया था। तो ये आपके पास इसका जो आंसर होगा ना ये बन जाएगा। और ये सिंपली आपने कोसाइन रूल से करना है, इसमें और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर है सबको? इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो इसमें क्वेश्चन हो सकता है अगर कोई कन्फ्यूजन है स्टिल तो। सफ़ान, इज़ दिस क्लियर? सफ़ान आपको क्लियर है? मुझे आपका इमोजी नहीं आया। ठीक है, चलो सही है। ठीक है बच्चों, मैं फिर ये वाली जो फाइल है ना इसको मैं अभी के लिए, आज के लिए फिर फिजिकल क्वांटिटीज़ ही करेंगे। और ये आप लोग का फिजिकल क्वांटिटीज़ कवर हो गया। अब इसके अंदर जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया ना, जितनी इंपॉर्टेंस मैंने चीज़ों को दी है उसी इंपॉर्टेंस के हिसाब से आप लोग को क्वेश्चन आने। हेड टू टेल रूल पे ज़्यादा फोकस किया, उसी के ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। फिर जो MCQs होते हैं उसमें वेक्टर स्केलर आ जाते हैं, आपके पास मेजरमेंट्स आ जाते हैं, ये हो जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन वो पूछता है। फिर वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसा चाहती नहीं, लेकिन हेड टू टेल रूल के लिए आपको नेसेसरी होती है। तो हेड टू टेल रूल कर लो आराम से, आपका निकल जाएगा। फिर पैरेललोग्राम जो रूल होता है वो थोड़ा सा टेस्ट होता है, वो मैंने आपको करवा दिया कि आप लोगों ने किस तरह करना है, वो आप लोगों ने इस तरह कवर करना है। ठीक है, बाकी इसका पैरेललोग्राम के एज सच इतने कोई क्वेश्चंस आते नहीं हैं। एक MCQs में ज़रूर टेस्ट हो सकता है। MCQs में इसका जो मोस्ट कॉमन इसका एक फॉर्मेट होता है ना, एक कॉमन क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ MCQs में किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं P1, इसका भी देख लेते हैं ताकि P1 का भी एक्सपोजर हो जाए थोड़ा। ये एक वेक्टर दिया है और उसने ये एक वेक्टर दिया है। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने पैरेललोग्राम रूल हमने अप्लाई करना है। तो यहाँ पे एक वेक्टर ये ले लो और जो दूसरा वेक्टर है आपके पास उसको इस तरह करके आप ले लो। तो फिर आपने क्या करना है, आपने वही वाला जिस तरह मैंने ऊपर स्टेप बताया था उन्हीं को कंटिन्यू करना है। यहाँ पे इसको ग्रीन वाला दोबारा से सेम लेंथ का बिल्ड कर दो, सेम अलाइनमेंट में। और यहाँ पे रेड वाला वेक्टर इस तरह करके बिल्ड कर दो। अब जो आपके पास रिजल्टेंट यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, रिजल्टेंट यहाँ पे आपके पास यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे आपके पास एंड हो जाएगा, तो ये रिजल्टेंट होगा। तो कौन सी ऑप्शन यहाँ पे मैच करिए? ऑप्शन
डी मैच कर रही है, क्योंकि ऑप्शन डी में आपके पास सेम इसी तरह की यहाँ पे सिचुएशन बनी है। तो ये चीज़ सबको क्लियर है। इस तरह पैरेललोग्राम के क्वेश्चन होते हैं और ये फ्री के मार्क्स होते हैं। तो इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? मनाल एंड सफ़ान, कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो पूछो। ठीक है बच्चों, बाकी ये वाले जो नोट्स हैं ना, ये मैं अपलोड कर दूंगा और आप लोगों का